यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार के इस खास एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं। अभी जो फैसला आया है एमपीपीएससी के बारे में, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के जो टॉपर हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में जगह नहीं मिलनी, इस बारे में जो फैसला आया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसका असर तमाम जो आरक्षित वर्ग हैं उनको पड़ने वाला है। तो इस मामले में आज हमारे साथ बातचीत करेंगे विनोद कोसले जी। मैं बता दूं कि विनोद कोसले जी काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं तमाम मामलों को लेकर के, और इस पर भी उन्होंने एक बड़ा अध्ययन किया है और इस बारे में वो अपनी बात रखेंगे। विनोद कोसले जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। ये आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कोर्ट में क्या रिट दायर हुई थी। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एमपीपीएससी ने 2017 में सहायक प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किया था सर, जिसमें 3 प्रकार से पद विज्ञापित हुए थे। पहला बैकलॉग पद, दूसरा पदोन्नति से रिक्त पद, तीसरा नवसृजित पद। तो इस केस में ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्होंने मेरिट में स्थान बना ली थी और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को यूआर में स्थान यानी अनारक्षित में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन है और यह रिजर्वेशन इनको क्षैतिज आरक्षण के तहत मिलता है। अच्छा, तो इसमें जो पक्ष में जो वकील खड़े थे तो वो क्या तर्क देते हैं इस बारे में? इनका 2-3 प्रे था सर इस केस में। इन्होंने ये प्रे किया था, क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षित श्रेणी चुनने के बावजूद भी अनारक्षित श्रेणी में जा सकते हैं? ये उनका कोर्ट से प्रे था। क्या आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार तमाम छूट लेने के बावजूद भी उनको एक आरक्षित वर्ग होने के नाते जितने भी छूट प्राप्त हैं, योग्यता, पात्रता, मानदंड, उम्र में, इसके बावजूद भी इनको यूआर श्रेणी में लेनी चाहिए? क्या क्षैतिज आरक्षण के रूप में मिले हुए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में लेना चाहिए? सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोनों को स्पष्ट कर दूं। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण ये 2 प्रकार का आरक्षण है सर, जो हमें रिजर्वेशन व्यवस्था में मिला हुआ है। एक तो सीधा ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है और जो महिला आरक्षण, विकलांग आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण होता है, ये क्षैतिज आरक्षण होता है। अच्छा, तो जी, मध्य प्रदेश 1997 नियम 3 में 33% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्राप्त थी। इस पर भी एक केस इर्द गिर्द घुमा हुआ है। अच्छा, तो इस मामले में सरकार ने क्या पक्ष रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। सरकार ने पक्ष रखा सर अपना। सरकार की ओर से जो काउंसिल वहां उपस्थित हुए थे उन्होंने कहा कि 1997 नियम 3 ये अनुच्छेद जो 15 है और अनुच्छेद 15(3) है और अनुच्छेद 16(1) है, इनके तहत ये जो आरक्षण है ये समग्र आरक्षण है और समग्र आरक्षण में कोई भी व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी से ज्यादा तो उन्हें यूआर श्रेणी में स्थान दिया जाएगा। यह अवैधानिक नहीं है, सरकार की ओर से तर्क दिया गया। अच्छा, मतलब सरकार की ओर से ये तर्क था कि जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं अगर वो टॉप करते हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनको दिया जाना चाहिए, जो कि अक्सर ऐसा होता आया है। और उन्होंने एक 1994 नियम और सन 2000 के एक सर्कुलेशन का हवाला देते हुए भी सरकारी वकील ने कहा कि सामान्य श्रेणी एक्चुअल में कोई शब्द नहीं है, ये अनारक्षित बिंदु है और अनारक्षित बिंदु में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर यूआर श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकता है और ऐसा ही मामला ये एमपीपीएससी में भी हुआ। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि यही मेन मुद्दा है। इस जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें यही मेन मुद्दा है
कि किस प्रकार से जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें जो जो भी टॉप आते हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हो या ना हो, उनको इस जगह में स्थान मिलता है। और इसी बारे में इस केस में जजमेंट जो है वो दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि जो डिवीजन बेंच के जज थे उनका क्या तर्क था इस मामले में। उन्होंने सर दोनों पक्ष ने अपने मजबूती से रखा, क्योंकि इस केस में 40 से अधिक जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्होंने केस दायर की थी सर। और इस केस के बचाव में 92 इंटरविनर हस्तक्षेप की थी सर। जिस प्रकार हमने पदोन्नति में आरक्षण में 1500 इंटरविनिंग किए थे, सेम उसी प्रकार एमपीपीएससी में ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की जो 92 महिला उम्मीदवार थी, उन्होंने इस केस में इंटरविनिंग किया था। और दोनों पक्षों को एमपीपीएससी ने भी अपना तर्क रखा, और एमपीपीएससी ने भी कहा कि जितने भी जो 12 यूआर की सीटें थी सर, और 12 यूआर की सीटें में 10 ओबीसी महिलाएं सिलेक्ट हुई थी, केवल 2 सामान्य वर्ग की महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। और जिन्होंने इस केस को दायर किया था उनका ऑल इंडिया ऑल मेरिट में 11वें नंबर में स्थान था, और जो महिलाएं इंटरव्यूनियर पहले श्रेणी में की थी उनका टॉप 10 में नाम था। अच्छा अच्छा। तो एमपीपीएससी की ओर से भी दलील दी गई सर, एमपीपीएससी की ओर से भी दलील दी गई कि जिन्होंने 10 सीट स्थान प्राप्त किया है मेरिट में, वो अपनी नॉन क्रीमिलियर है, और नॉन क्रीमिलियर के साथ साथ इन्होंने उम्र में, पात्रता में, मानदंड में किसी भी प्रकार के छूट नहीं ली है कहा। तो ये अनरिजर्व सीट को डिजर्व करती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें जो है अंतिम फैसला क्या था, कोर्ट ने क्या परितोष दिया? कोर्ट ने ये कहा सर कि कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में कहा, और कोर्ट ने इस बिंदु पर कहा कि क्षैतिज जो आरक्षण है वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण से भिन्न है, और 1993 और जो नियम 3 है, और विभिन्न प्रकार के जो शीर्ष अदालत के जो फैसले हैं उन फैसले के हवाला देते हुए कहा कि शासन प्रशासन को महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। और चूंकि क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण से भिन्न है कहा, क्योंकि ये 1993 के नियम 3 में वर्णित है बोला। और कहा कि अगर कोई ओबीसी वर्ग की महिला अगर अच्छे अंक प्राप्त करती है तो 33% की जो सीलिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कहा जाए सर निर्विवाद रूल है। वो जो क्षैतिज आरक्षण का जो 33% महिला आरक्षण का जो रूल है वो निर्विवाद रूल है। और इस केस में जो मतलब यूआर के लिए 12 सीट निर्धारित थी, एसटी के लिए 6 सीट निर्धारित थी, ओबीसी के लिए 6 सीट निर्धारित थी महिला आरक्षण में, और एससी के लिए 4 सीट निर्धारित थी। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ सर तो यूआर सीट में 10 महिला का सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद जो महिलाएं ओबीसी वर्ग की बची वो ओबीसी की जो क्षैतिज आरक्षण है 6 सीट उसमें स्थान प्राप्त किया। तो अच्छा। कोर्ट का मानना था, जो दलील दिया विभिन्न शीर्ष अदालत के जो जजमेंट हैं उस पर वकीलों ने प्रकाश डाले, तो उसके आधार पर कोर्ट ने माना कि यह आरक्षण जो अभी 33% के हिसाब से जो दिया गया है वो अवैधानिक है। मेरिट में उनका ध्यान रखा जाएगा, जो ओबीसी महिलाएं मेरिट में स्थान प्राप्त किए हैं उनको मेरिट में रखा जाएगा, लेकिन चयन सूची बनेगी उसमें जो टॉप की ओबीसी महिलाएं हैं उनको ओबीसी वर्ग में स्थान मिलेगी, उन्हें यूआर में स्थान नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्षैतिज आरक्षण का रूल है, ऐसा कोर्ट ने माना। अच्छा, यही जो इस फैसले का जो मुख्य बिंदु है मेरा ख्याल है यही है। तो जी। आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या ऐसा फैसला देना आपकी राय में क्या है, संविधान के कानून के हिसाब से क्या है ये फैसला? सर मेरा व्यू ये कहता है, क्षैतिज आरक्षण की परिभाषा और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिभाषा तो कोर्ट ने सही तरीके से परिभाषित की है, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन क्या एससी एसटी ओबीसी का जो उम्मीदवार है अगर कल पढ़ लिख कर अगर अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, और अगर कोई एससी और एसटी और ओबीसी के व्यक्ति अगर यूआर श्रेणी में सबके सब चले जाते हैं, तो क्या हर बार कोर्ट ऐसा फैसला देगी कि एससी एसटी को केवल उनके कैटेगरी में स्थान मिलेगा? चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 स्पष्ट कहता है किसी को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन बनाने को कहती है।
तो मेरे ख्याल से इस केस पर हमारी मध्य प्रदेश की जो ओबीसी वर्ग की या SC ST वर्ग की जो महिला प्रोफेसर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे जजमेंट क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर आए हैं, लेकिन अभी तक ये 33% की जो सीलिंग है उससे जो जहां तक मैं जो जजमेंट पढ़ा हूं उस जजमेंट में पार नहीं होते। लेकिन ये पहले कोर्ट ने भी इस माना कि इस जो MP केस में विशेष सारे भूगोल ही नहीं सर, भूगोल विषय के लिए ही केस लगा था, लेकिन सारे विषय में जो OBC वर्ग जो महिलाएं थी वो ओवर फॉलिंग हो रही थी। मतलब हर UR सीट पर उनकी जो संख्या थी वो बहुतायत मात्रा में थी। इसलिए UR श्रेणी की जो जनरल वर्ग की जो महिलाएं थी उन्होंने केस दायर किया था और इस केस में 2 महीने के अंतर्गत कोर्ट ने नई सूची बनाने को कहा और जो टॉप में OBC वर्ग की जो महिलाएं आई हैं उनको OBC जो फीमेल के लिए जो सीट निर्धारित है उनमें चयन करने के लिए कहा और UR श्रेणी में उन्हें शामिल नहीं करने के लिए फैसला दिया। मतलब मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, एक प्रकार से ये अनरिजर्व कैटेगरी जो थी उसको सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व रखे जाने जैसा ही एक प्रकार से फैसला है, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये एक दुर्भाग्यजनक भी है। इस पर कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, या जो साथी अपील पर जाना चाहते हैं इस पर अपील और रिव्यू पिटिशन भी दायर किया जाना चाहिए मुझे लगता है, ताकि कोर्ट इसको दोबारा रिव्यू कर पाए कि ये असल में क्या है। तो अब अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूं मैं कि जो संविधान के जो परिप्रेक्ष्य में इसका क्या बनता है, संविधान के हिसाब से इस फैसले पर क्या असर पड़ता है? संविधान के आधार पर ये मेरा जो भी कहता है सर, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं वो उचित प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान में दी गई है। तो महिला जो है वो 33% आरक्षण जो निर्धारित किए हैं वो उससे सीलिंग से ऊपर भी चली जाए ना तो भी उनको स्थान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान वी आर द पीपल कहता है, हम भारत के लोग कहते हैं। और अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 16 भी कहता है कि लोग सेवा के अवसर में उन्हें बराबरी के दर्जा मिलना चाहिए। और भारत जो हमारा देश है वो महिला और पुरुष में विभेद नहीं करता, और ये संविधान भी कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वे सब समान हैं, ये भारतीय संविधान कहता है। तो इस आधार पर जितने भी OBC वर्ग की जो महिलाएं हैं MP की, उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर मेरिट में स्थान उनको मिला है तो उनको सहायक प्रोफेसर के पद पर उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये समानता का सिद्धांत है और प्रकृति न्याय भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी इस मामले में, और पूरे मामले को बहुत आसानी से आपने क्लियर किया है कि ये दरअसल मामला क्या है। और मेरा ख्याल है कि इस पर और भी बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होती रहनी चाहिए। इस पर पिटीशन वगैरह भी जो दायर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के साथी लोग, उनको करना चाहिए। और मैं साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारा जो इस कार्यक्रम में इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, लॉकडाउन के दौरान ये फैसला आया है और एक प्रकार से जो संविधान के मूलभूत भावना के विपरीत भी है। तो आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को आप वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड करें और लोगों तक ये बात पहुंचे कि, और ये पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाए हो लोगों के सामने कि दरअसल ये फैसला क्या है, ये फैसला क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से इस फैसले के बारे में कुछ गुमराह करने वाले संदेश भी जो है वो जारी हो रहे हैं। तो कौशल्या जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद। हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे और सभी को नमस्कार।